नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के 1000 प्लस एमसीक्यूज़ का मास्टर सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें मैंने अभी तक टोटल 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। इन सभी पार्ट्स का एक कंबाइंड जो है प्लेलिस्ट आपको चैनल पे बना दिया गया है। आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ का देखेंगे हम लोग, पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। और इस जो वीडियो है इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े ऊपर रखे रहेंगे और बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन वैसे हैं जो पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से शांत होकर देखें और शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में सबसे पहली बार निगरानी प्रणाली जो है, मतदान निगरानी प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीएलटी मतलब करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो यह जो है यह असम में सक्रिय है। कहाँ पे सक्रिय है? केपीएलटी यह असम में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो आपको बता दें कि यदि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा, ठीक है। इस सीट पे चुनाव जो है ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से कराई जाएगी अगर 64 से अधिक हो जाती है किसकी? तो चुनाव प्रत्याशियों की संख्या। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम की में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो देखिए, ईवीएम में जो है वो मैक्सिमम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। कितने? तो मैक्सिमम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं, मतलब कैंडिडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदान के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर। अधिकतम 2 किलोमीटर जो है वह पोलिंग बूथ हो सकता है किसी मतदान घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो एक ईवीएम में मैक्सिमम जो है वह 3840 मत पड़ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो इसे जो डिजाइन किया गया है वह डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर जो है वो ईवीएम को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर की गई? ठीक है, प्रयोगात्मक आधार पर की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1989-1990। यहाँ आपके लिए एक डाउट है जो कि आप कमेंट करेंगे, मुझे पता है, तो वो डाउट मैं क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पे प्रयोगात्मक नहीं होता तो हम आंसर क्या करते हैं 1982, जो कि केरल में सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया गया था, केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन प्रयोगात्मक आधार पर अगर बोलेगा तो आप आंसर 1989-90 मारेंगे, ठीक है। और ये अगर यहाँ प्रयोगात्मक नहीं होता तब हम यहाँ पे क्या मारते, 1982, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? तो इसका राइट आंसर है 1033, ठीक है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मोदकुरिची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में जो उम्मीदवारों की संख्या थी वो 1033 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान / भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वह है बी, आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई उसके बाद से, ठीक है, पार्टी या पावर मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग से और आचार संहिता के अनुसार उस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा। कब से? तो आयोग द्वारा समय की चुनाव की घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए
आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। तो यह कितनी अवधि है? तो इसका राइट आंसर है 48। ठीक है, 48 घंटों की अवधि तक मीटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो हुई वह हुई 1997 में संसद के कानून द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री के परिसर को डैश भी कहा जाता है। तो भारत के जो वित्त मंत्री है उनके परिसर को और क्या कहा जाता है? तो उनको उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे इनका परिसर होता है वित्त मंत्रालय का, उन्हें उत्तरी ब्लॉक भी हम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 111 नंबर जो संविधान संशोधन विधेयक है वही नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था। हाँ ठीक है, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों में जो विभाजित किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलो/अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सेवा का अधिकार जो है वह सूचना का अधिकार अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्स्पा जो है वो पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। ठीक है, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में लगाया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? तो भारत में जो केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? तो यह अंतर है कि केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए डी, इनमें कोई अंतर नहीं। देखिए ऑप्शन क्या है, पहले आप ऑप्शन पढ़िए। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है, संसद में लोकसभा, ऐसा नहीं है, कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई अंतर नहीं है, तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। ठीक है, गोपनीयता के निहित अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अधिकार का एक हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहीं नहीं है। 2020 तक का अपडेट ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई सर्किट बेंच नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने का या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति वो क्षमा, राहत या छूट, इन सभी चीज़ों की अनुमति इनको संविधान देता है कि ये सब पावर यूज़ करके एक अपराधी को भी ये सब चीज़ें, क्षमा, राहत, ये सब दे सकते हैं। तो इस यह किस में जिक्र है? तो यह अनुच्छेद 72 यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम जो है वह 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, यह 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है, का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को बीजिंग करना है जो डैश से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिजिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग मतलब गैप भरना होता है, ठीक है। तो गैप भरना है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का। तो किससे प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वामपंथी अतिवाद से, ठीक है। वो जो वामपंथी है, जो नक्सलिज्म है, उससे जो प्रभावित है उन क्षेत्रों में क्या करना है? ब्रिज करना है, गैप भरना है। किसके द्वारा? तो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है वह अल्पसंख्यकों के लिए है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 14 सितंबर 1949 देश में संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा रखने का जो है वो फैसला किया था किसने? संविधान निर्माताओं ने, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो स्टेटमेंट है, इसमें ध्यान देना है आपको कि भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून। तो बंधुआ श्रम जो है कि समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसको डील जो करती हैं तो दोनों करते हैं, भारत का संविधान भी और संसद द्वारा कानून, ये दोनों डील करते हैं बंधुआ श्रम के जो समस्या है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3-4 स्टेटमेंट है छोटे छोटा इसमें, देखिए स्टेटमेंट। पहला प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब सवाल आपसे है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में है? तो लैंगिक समानता का जो सिद्धांत दिया गया है वह दिया गया है प्रस्तावना में, वह मौलिक अधिकार में दिया गया है और वह मौलिक कर्तव्य में दिया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें लैंगिक समानता की बात नहीं की गई है। तो राइट आंसर आप क्या करेंगे इसका राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन डी 1, 2, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? अब देखिए यहाँ पे 4 कानून दिया हुआ है, पोटा, अप्सपा, MCOCA, फेमा। तो कौन सा कानून है जो भारत की संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MCOCA। यह भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। ये पोटा बनाया गया है, अप्सपा बनाया गया है और फेमा बनाया है। तीनों भारत की संसद ने ही इन तीनों कानून को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेड कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना? यह पंचवटी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो भारत के संविधान में किस शब्द का कोई जिक्र नहीं है? वह बजट। यस, शॉकिंग है, लेकिन बजट का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला, ठीक है। और बुनियादी इकाई पंचायत नहीं है, जिला है, ठीक है। भारत के प्रशासन की बुनियादी इकाई क्या है? जिला है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने ही लिखी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समिति में कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? तो सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? बिलासपुर था, ठीक है। जब ABCD की सूची रखी गई थी उस समय बिलासपुर जो था वह सबसे छोटा प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया विदेशियों को, उसके अलावा ये तीनों अधिकार विदेशियों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के
लिए विस्तार नहीं करती, जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? यह प्रावधान दिया गया जम्मू कश्मीर के संविधान में। ठीक है, अब हालांकि चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको पता है 370 और 35A को हटाया गया है, तो अब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन कमीशन है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछेगा तो आप गलत करके आ जाइएगा, तो ये आप प्रिपेयर रहिए। और अगर इससे नहीं पूछता है तब तो ठीक है, करंट तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन जम्मू कश्मीर का, अब राज्य का दर्जा रहा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, है ना, क्या क्या कर्तव्य है यहाँ की? उपक्रम के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और समान नागरिक संहिता। इनमें से कौन से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है? डीपीएसपी में किसका जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। इन चारों का जो है वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इन चारों चीज़ों का जिक्र किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, ये सभी का। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? तो इसका इसलिए ये लॉजिक है, यह कारण था कि भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। ठीक है, ये कारण था, तो इसीलिए मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो यह योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो यह कानून, जो संसद बनाती है कानून, वही योग्यता निर्धारित करता है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे इसमें से मैक्सिमम मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जो कमीशन के एग्जाम से लिए गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा लेवल सब है क्वेश्चंस का, वो आप पढ़िए, पढ़ना ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? तो भारत में जो है वह राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ है भारत में के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय, चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 19A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इन सभी स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें सही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो आपके राजनीतिक दल का है, जो इंडियन जो भारत में जो डिफाइन किया जाता है, तो यह है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। 45 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? यह सहकारी समिति और सहकारी समिति। दो बार क्यों भाई? पहला बार सफल नहीं हो पाया था, इसलिए फिर दोबारा से इसको संविधान संशोधन करके उसको सफल किया गया, इसीलिए दोनों जो है सहकारी समिति से ही संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? पब्लिक पर्स का गार्जियन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कैग को, नियंत्रक एवं और महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? वित्त का संरक्षक माना जाता है वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को ही वित्त संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत में किसी भी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? वह होता है मेयर। कौन होता है? मेयर जो होता है वो पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्न अनुसार थी। तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना जो किस तरीके से थी? तो देखिए इस तरीके से थी। ऑर्डर ये था, क्राउन था, सीनेट था, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो संसद, भारत के संसद की संरचना यही थी, क्राउन, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर पेपर्स के और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चंस लिए हुए और बुक से भी, लक्ष्मीकांत से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चला भी होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ने का आदत डाल लें। कंपटीशन टफ होने वाला है। अभी देखिए नोटिफिकेशन यूपीएससी का नया जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन डेट सभी के बढ़ चुके हैं, 2-2, 4-4 महीने।
अब इतने समय में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वो अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप भ्रम में हैं, इसलिए पढ़ने का स्तर बदल दीजिए। अब क्वेश्चन जितने अच्छे से आप पढ़ पाते, जितना हॉलिस्टिक, जितना गहराई में घुस पाते घुसिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। और आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा आप एक कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।